हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर नोवेल जिसको लिखा है अनीता देसाई। अनीता देसाई एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, यानी कि एक नोवेलिस्ट हैं। चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। आपके सामने नोवेल का टाइटल दिया गया है बाय बाय ब्लैकबर्ड। बाय बाय ब्लैकबर्ड अनीता देसाई का थर्ड नोवेल है। इसको पब्लिश किया गया था 1971 में, यानी कि 1971 में। इससे पहले भी इनके दो नॉवेल काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। उनमें सबसे पहला जो नॉवेल था, लेकिन मैं साइड में कर देता हूँ। इनका जो पहला नॉवेल था उसका नाम है क्राई द पीकॉक। नोट करते जाइएगा, क्राई द पीकॉक। ये इनका पहला नॉवेल है और काफी ज्यादा पॉपुलर नॉवेल है। इसको पब्लिश किया गया था 1963 में। इसके बाद में इनका सेकेंड नॉवेल था, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। इसका टाइटल है वॉइसेस इन द सिटी। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर था। इसको पब्लिश किया गया था 1965 में, 1965 में। और हमारे सामने ये जो टाइटल नोवेल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, बाय बाय ब्लैकबर्ड, इसको पब्लिश किया गया था 1971 में। इसके अलावा भी इनके काफी सारे पॉपुलर नॉवेल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, बट हमारे सिलेबस में जो नॉवेल है वो है बाय बाय ब्लैकबर्ड। तो चलिएगा आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली यहाँ पर तीन ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। साथ में कुछ माइनर कैरेक्टर हैं जैसे कि एमा, और साथ में मिसेज एंड मिस्टर मिलर्स। तो पूरी की पूरी स्टोरी को डील करेंगे और इसके प्लॉट को, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इवन देन हर एक वो पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी एक छोटी सी समरी है, वो आप समझ लीजिएगा। वैसे तो इस कहानी का कोई खास प्लॉट नहीं है। यहाँ पर जो टाइटल है नोवेल का बाय बाय ब्लैकबर्ड, वो बाय बाय का मतलब तो आप जानते हैं, किसी को जब गुड बाय बोला जाता है, यानी कि विदा कहा किया जाता है, तब हम किसी को बाय बाय बोलते हैं। यहाँ पर जो ब्लैक वर्ड आया है, ये जो वर्ड आया है ब्लैक वर्ड, बेसिकली ये जो ब्लैक वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है उन माइग्रेंट पीपल को जो इंडिया से इंग्लैंड में जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस नोवेल। क्योंकि इंडियन पीपल, जो वाइट पीपल होते हैं, उनके तरीके से अपीयरेंस में नहीं होते देखने में। तो बेसिकली वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो नेटिव पीपल होते हैं इंग्लैंड के, वो यहाँ के इमिग्रेंट लोगों को ब्लैक बर्ड कह के बुलाते हैं। ऐसा इस नोवेल में हमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो वर्ड है ब्लैक बर्ड, ये उन इंग्लैंड के लोगों के द्वारा यूज किया जाने वाला वर्ड है, किसके लिए? इंडियंस के लिए। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पूरी कहानी की जो थीम है एलियनेशन है, मतलब अपनेपन में, यानी अपने आप में एक अकेलापन होना किसी दूसरे देश में जाकर। यही इस पूरी कहानी की थीम है। तो चलिए मैं इस कहानी की एक शॉर्ट समरी आपको बताता हूँ। कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? देखिए, बिगिनिंग, जब इस कहानी की स्टार्टिंग होती है, मतलब बिगिनिंग होती है, तब बोल सकते हैं स्टार्ट होती है ये कहानी। हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम है देव। देव को शुरुआत में ही इंग्लैंड में दिखाया गया है। कहाँ पर दिखाया गया है? इंग्लैंड में दिखाया गया है। साथ ही साथ हमें कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर है दूसरे नंबर पे, जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है आदित्य, और इसका कंप्लीट नेम है आदित्य सेन। एक वाइफ है जिसका नाम है सारा। नोट करते जाइएगा सारी चीजों को। वैसे तो मैं सारी चीज आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सारा, ठीक है। और इसके बाद में कुछ माइनर कैरेक्टर और भी हैं, जैसे कि सारा के साथ में जो लड़की रहती है उसका नाम है एमा। ये रूम शेयर करती है, मतलब उसी नेबरहुड में रहती है जहां पर सारा रहती है। और इसके कुछ पड़ोसी हैं जैसे कि मिस्टर और मिसेज मिलर। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहानी में होता क्या है, देव नाम का जो लड़का है वो इंग्लैंड गया है
जॉब ढूंढने के लिए, यानी जॉब करने के लिए। लेकिन इसके मन में एक प्रीजुडिस है, एक प्री फीलिंग है कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो हमको ब्लैक बर्ड बोलेंगे, हमारे बारे में इनकी धारणाएं गलत होंगी। इसी वजह से ये भी वहाँ के लोगों से, इंग्लैंड के लोगों से, इंग्लिश लोगों से घृणा करता है, हेट करता है शुरुआत जब ये इंग्लैंड में जाता है और इसको नौकरी की तलाश है। तो ये रहता है कि इसके पास आदित्य सेन जो इसका फ्रेंड है, ये भी इंग्लैंड में रहता है और इसकी जो वाइफ है सारा, इसके साथ में आदित्य भी वहां पर गया है। आदित्य ऑलरेडी वहां सेटल हो गया, एक फर्म में जॉब भी करता है और आदित्य की जो वाइफ है वो ब्रिटिश है, यानी कि ये इंग्लिश गर्ल है और इसके साथ में इसने शादी कर ली है। मतलब शारा और आदित्य की शादी हो गई है, आदित्य ऑलरेडी वहां पर सेटल है, देव अदिति और शारा के पास में जाकर रहता है। तो इस कहानी का कोई प्लॉट है ही नहीं, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ भावनाओं की बात है, फीलिंग्स की बात है कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं जब हम कहीं किसी दूसरे देश में नौकरी के लिए जाएं या सेटल होने के लिए जाएं। तो बस कहानी यही घूमती है और कुछ नहीं है। देव जो शुरुआत में इंग्लैंड गया था, इंग्लिश लोगों से इसको एक बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव तौर पे समझ लीजिए जाए कि घृणात्मक तौर पे समझ लीजिए, इनको ये थोड़ा सा नापसंद करता है क्योंकि इसको लगता है कि ये लोग उसको और माइग्रेंट समझते हैं, ब्लैक बर्ड समझते हैं, दैट इज वाई। बट धीरे धीरे जब ये यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है तो इसको ये जो इंग्लैंड है ये अच्छी जगह लगना स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ पर सेटल हो जाता है। हालांकि शुरुआत में इसके मन में ऐसा लगता है कि ये वहां पर अकेला है और उस कंट्री में इसको माइग्रेंट माना जा रहा है। ठीक है, अच्छा अदिति सेन कौन है? अदिति सेन भी इंडिया से ही गया हुआ है। तो अदिति सेन की जो फीलिंग है, शुरुआत में तो अदिति सेन सारा के साथ में सेटल हो गया था, बट धीरे धीरे जब ये वहां पे रहना स्टार्ट होता है तो उसको यहाँ पर लोनलीनेस मतलब एकांतपन लगने लगता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ आकर अकेला हूँ और इसको इंडिया की काफी याद आती है। इंडिया से बहुत प्यार करता है ये, इंडिया के डूबते हुए सूरज को देखना चाहता है, होती हुई सुबह को देखना चाहता है। तो ये वहां पर गया था तब तो ठीक था, बट जब एंडिंग पॉइंट आता वहां पर तब ये वहां पर थोड़ा सा लॉनली फील करता है, इसको इंडिया की याद आती है और ये घर जाने का डिसीजन करता है। लास्ट में होता क्या है, सारा जो इसकी वाइफ है, सारा बेसिकली तो वहां की नेटिव गर्ल है क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लैंड की है, लेकिन जब क्योंकि इसने एक फॉरेनर से शादी कर ली है आदित्य से, तो इसके कारण इसकी जो सोसाइटी के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो भी इसको नापसंद करते हैं, इससे तरह तरीके के क्वेश्चन करते हैं और इसकी वजह से ये अपनी सोसाइटी में होने के बावजूद भी एलियन रहती है, मतलब लोगों से अनफेमिलियर बनी रहती है। दैट इज वाई जो इनकी फीलिंग होती है वो सेम इसकी फीलिंग होती है। इसको एक मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है सारी चीजों को। चारा के साथ में जो एमा रहती है ये भी इंडिया के कल्चर से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। इंडिया की जो बुक्स हैं, इंडिया के जो ऑथर्स हैं, इन सभी चीजों को ये पढ़ना पसंद करती है। साथ ही साथ सारा भी सेम इसी फीलिंग की है, इंडिया के कल्चर के बारे में सुना था, दैट इज वाई इसने आदित्य से शादी की। इंडिया के कल्चर से इसको काफी ज्यादा लगाव था, इसलिए इसने आदित्य को पसंद किया और आदित्य से शादी कर ली। बट फाइनली जब इसने एक फॉरेनर से शादी कर ली तो इसकी सोसाइटी के लोग ही इसको मजाक की दृष्टि से देखने लगे और बोलने लगे कि तुमने एक फॉरेनर से शादी कर ली है। तो इसके कारण ये अपनी सोसाइटी में होने के बावजूद भी एलियन रहती है और अपने हस्बैंड को कंप्लीटली सपोर्ट करती है, अपने हस्बैंड को कंप्लीट सपोर्ट करती है। इंग्लिश गर्ल होने के बावजूद भी ये साड़ी पहनती है अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए। इसका हस्बैंड इससे कहता है कि यू जस्ट लाइक अ बंगाली गर्ल, ठीक है। और इस तरीके से कहानी पूरी चलती रहती है। बट जब आदित्य को वहां रहते रहते बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, इनर ट्रबल होने लगता है, तो ये इंग्लैंड से जाने के लिए यानी कि इंडिया वापस जाने के लिए डिसाइड करता है। सारा भी अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए थोड़ी सी ट्रबल करती है कि आखिर वो है कौन, वो यहाँ की है या कहीं और की है, वो यहाँ है भी या नहीं। इसी कंडीशन में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है और लास्ट में अपने हस्बैंड के साथ में इंडिया वापस आ जाती है, ठीक है। और एक बार मिस्टर मिलर सॉरी मिसेज मिलर ने इसकी थोड़ी सी इसी वजह से कि इसने आदित्य के साथ में शादी कर ली है तो थोड़ी इसके साथ में नोक झोंक भी हो जाती है। बट फाइनली जो कहानी हमारी एंड होती है वो यहीं पे होती है कि देव इंग्लैंड में सेटल हो जाता है, कि ना आदित्य इसको अपनी फर्म में काम दिला देता है जहां पर वो काम करता है
और रहने के लिए जगह दे जाते हैं ये लोग, जिससे कि जहां पर कुल मिला के ऐसा होता है कि अदिति और सारा वहां से चले जाते हैं और देव वहां पर रह जाता है उन्हीं की जगह पर। कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये कहानी है हमारी, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। क्लियर हुआ मुझे लगता है। तो चलिए अब हम कहानी को देखेंगे डिटेल में। इसमें वैसे तो देखने के लिए कुछ नहीं है, कंप्लीटली मैंने स्टोरी आपको बता दी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो देखना है वो काफी डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाय बाय ब्लैकबर्ड, बाय बाय ब्लैकबर्ड इज अ नोवेल ऑथर बाय अनीता देसाई, यू नो वेरी वेल। द स्टोरी शोकेस द लाइफ ऑफ द इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स बेसिकली वे लोग होते हैं जो नौकरी की तलाश में या सेटल होने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। Who suffers a mixed feeling of love and hate towards their adopted country. Mixed feeling of love and hate, you know very well. जब देव इंग्लैंड गया था तो उसके मन में इंग्लैंड के लोगों के प्रति कुछ हेट थी, ठीक है ना, और बाद में वो हेट जो थी वो लव में चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं था कि हर किसी व्यक्ति से उसको हेट थी, और ऐसा नहीं था कि सभी इंग्लैंड के लोगों को उनसे हेट थी, यानी सभी का रवैया उनकी तरफ सेम था। तो ये मिक्स फीलिंग थी हेट एंड लव की। क्लियर? इन एन एलियन सोसाइटी, सो इट एग्जामाइंस द प्लाइट ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन लंदन। तो कुल मिला के जो स्टोरी है, इंडियन इमिग्रेंट्स जो लंदन में गए हुए हैं उनके पूरी यानी प्लाइट मतलब जाने की, जो सफर करते हैं वहां पर पहुंचने की और वहां रहने की, उन सारी चीजों का ये एक एग्जामिनेशन है, मतलब परीक्षण है तरीके का। So the term Blackbird used in the title of the book is referred to the immigrant to whom the people of London want to say goodbye. मैंने बेसिकली अभी बताया कि ये उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो इमिग्रांट मतलब इंग्लैंड में जाकर बस गए हैं नौकरी की तलाश में। और बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंडियंस की ही हो रही है, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिया के ही हैं। तो दैट्स वाई ये जो ब्लैकबर्ड यूज किया गया है वो इंडिया से गए हुए उन लोगों के लिए जो वहां जाकर जॉब कर रहे हैं या वहां पे सेटल हो गए हैं, जिनको वहां के लोग यानी कि ब्रिटिश पीपल बाय बाय कहना चाहते हैं, मतलब उनको भगाना चाहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ। तो द ऑथर एक्सप्लोर द एडजस्टमेंट एंड फीलिंग्स दैट द पीपल फ्रॉम इंडिया फेस देयर। मतलब यहाँ पर पूरी कहानी का सार है कि यही चीज ऑथर हमें इस नोवेल में शो करना चाहते हैं कि वे लोग जो इंडिया से वहां गए थे जॉब करने के लिए, उनके मन में किस तरीके की ट्रबल कंडीशन रही, उन्होंने किन किन चीजों का वहां पे सामना किया था। मैंने बहुत सारी चीजें आपको समरी में नहीं बताई हैं, वो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। कि समरी में मतलब यही होता है कि जो कंप्लीटली जो निचोड़ होता है कहानी का, वही आपको बताया जाता है। तो द ऑथर हैड डिवाइडेड द स्टोरी टोटली इनटू 3 पार्ट्स। इस कहानी के जो पार्ट्स हैं, मतलब सबसे पहले जब वो पहुंचते हैं इंग्लैंड में, वो मतलब अराइवल, दूसरा रिविलेशन, इसके बाद में परसेप्शन यानी कि जो इनके दृष्टिकोण है वो, और फाइनली अबैंडमेंट मतलब वहां से चले जाना। तो वहां से लौटकर कौन आता है? अदिति और शारा। तो द बुक हैज गिवन इमेंस प्राउडनेस एंड हैप्पीनेस टू द राइटर। इस बुक को लिखने के बाद में राइटर को काफी खुशी मिली और काफी उन्होंने पॉपुलैरिटी भी गेन की थी। The author describe about the beautiful London and the busy lives of the people there। यानी कि लंदन की जो खूबसूरती है उस शहर की, वो यहाँ पर बयां की गई है, और वहां पर जो लोगों की बिजी लाइफ है वो डिस्क्राइब की गई है। द कैरेक्टर्स ऑफ द बुक आर नॉट सो रियल। कहानी के सभी कैरेक्टर्स रियल नहीं है, बट इट ट्रूली अंडरगोज द रियल प्रॉब्लम्स। लेकिन जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस की गई हैं, उन लोगों की जो यहाँ पर कैरेक्टर दर्शाए गए हैं, वो बिल्कुल हमें रियल प्रॉब्लम नजर आती हैं। इमिग्रेंट्स फेस द कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री में जो लोग इमिग्रेंट्स होते हैं वो समस्याएं जो झेलते हैं, वे सारी समस्याएं यहाँ पर एकदम बिल्कुल रियल वे में शो कराई गई। तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 कैरेक्टर्स, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। Ancient immigrant refusing to fit and looking at those who do with scorn, an immigrant trying to belong and loving everything about the new place। मतलब मेरे कहने का ये है कि ऐसे इमिग्रांट जो वहां पर सेटल हो चुके थे बट उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी, दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि वो उस जगह को छोड़कर चले आएंगे
और ऐसे इमिग्रेंट जिनको शुरुआत में दिक्कतें हो रही थी और बाद में उनको वो जगह अच्छी लगी और वो वहीं पे सेटल होने का डिसाइड कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे बात हो रही है सारा, अदिति और देव के बारे में। सो एंड अ नेटिव, नेटिव मतलब सारा, एंड अ नेटिव हु मैरिज एन इमिग्रेंट, सारा ही तो थी जिसने अदिति सेन के साथ में शादी की थी, उसकी यहाँ पे कहानी बताई जाती है। तो द स्टोरी इज अ काइंड ऑफ नॉट सो इंटरेस्टिंग बट स्टिल कंटेन अ ब्यूटीफुल मीनिंग इट। जैसा मैंने बता दिया, कहानी का कोई खास प्लॉट नहीं है, बट फिर भी ये कहानी बहुत ही रियल वे में डिपिक्ट की गई है। तो चलिए थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं इसके बारे में आगे। आगे बात करते हैं अनीता देसाई का ये जो नोवेल है बाई बाई ब्लैकबर्ड, ये डील करता है ट्रॉपिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा उनका, यानी वो लोग अपनी सोसाइटी के साथ में खुद के साथ में एडजस्ट कैसे करेंगे। तो इट इज द स्टोरी ऑफ इंडियंस, ये इंडियन की कहानी है हु हैव इमिग्रेंट टू इंग्लैंड फॉर द बेटर प्रोस्पेक्टस ऑफ लाइफ। सम क्रिटिक्स कंसीडर द प्रेजेंट नोवेल एक ऑटोबायोग्राफी इसको कंसीडर करते हैं कुछ क्रिटिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो अनीता देसाई ने डिस्क्राइब किया है वो खुद का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया है ऐसा नजर आता है, क्योंकि शायद उन्होंने ये फील किया होगा तभी ये लिखा है। ठीक है, एंड लाइफ thus the novel is a combination of personal experiences as well as the experiences of all immigrants। हम बोल सकते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो नोवेल है, ये देसाई के खुद के एक्सपीरियंस को और साथ ही साथ उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस को जो इमिग्रेंट्स हैं अनीता देसाई ने शेयर किए होंगे, उन सभी को उन्होंने इस नोवेल में डिपिक्ट कर दिया है। ठीक है, तो in true sense, the novel reveals alienation encountered by Indian immigrants in England। अगर हम सही भाषा में बात करें, सत्य रूप से बात करें, तो ये कंप्लीट जो नोवेल है वो रिवील करता है उस एलिनेशन कंडीशन को जो इंडियन इमिग्रेंट ने इंग्लैंड में जब वो गए थे तब फेस किया होगा। तो इन द नोवेल आइडेंटिटी क्राइसिस पोर्ट्रेट थ्रू दीज थ्री कैरेक्टर्स नेम देव, अदिति एंड सारा। हमारी कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर हैं उनमें देव है, अदिति है और अदिति शेन। ध्यान दीजिएगा, ये लड़की नहीं है लड़का है, अदिति शेन, और सारा जो इसकी ब्रिटिश वाइफ। तो यहाँ पर हम बात करें कि कहानी का प्रोटागोनिस्ट कौन है, तो अदिति इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, बिकॉज कहानी इसी की चलती है। देव जो है शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है इंग्लैंड में, बट फाइनली ही सेट डाउन, वहां पर वो सेट हो जाता है। लेकिन ये कहानी जो है वो अदिति की है, जो वहां से फाइनली ड्रॉप डाउन करके चला आता है। इन द नोवेल देयर आर सो मैनी सिचुएशंस, काफी सारी सिचुएशंस हमें इस नोवेल में देखने के लिए मिलेंगी। There are so many situations in the novel which the characters feel uncertainly they become nostalgic about India। लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी मिलती हैं नोवेल में जिसके कारण जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, मतलब पुरानी यादों को याद करने लगते हैं, पुरानी चीजों को वो प्यार करने लगते हैं जो कि इंडिया में वो फील करते थे, और वहां से जहां पर वो रह रहे होते हैं वहां से घर वापस आने की सोचने लगते हैं। कहानी में हम डिस्कस करेंगे फीलिंग ऑफ एलिनेशन, फैसिनेशन, फैसिनेशन फॉर इंग्लैंड, और नॉस्टैल्जिया, प्रेजुडिस, इमिग्रेशन, सर्च फॉर आइडेंटिटी, कार्विंग फॉर मदरलैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो आपको इस कहानी में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब फीलिंग ऑफ एलिनेशन, जब ये कैरेक्टर्स इंग्लैंड में होती हैं तो इनको एक अकेलापन वहां पर नजर आता है, अनफेमिलियरनेस जो ये फील करते हैं, इतने बड़े इंग्लैंड में इनको अकेला महसूस होना। ठीक है, और फैसिनेशन फॉर इंग्लैंड, जब ये इंग्लैंड नहीं देखे थे तो इंग्लैंड में इंग्लैंड के प्रति इनका जो रवैया था कि इंग्लैंड बहुत अच्छा होगा, वो सारी चीजें नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी कुछ चीजों को बार बार याद करना। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम जो पहले से सोच लेते हैं वो फैक्ट। इमिग्रेशन मतलब कहीं पर जाना, और सर्च फॉर आइडेंटिटी ये बात पता करना कि आखिर वो है कौन, ठीक है, उनकी यहाँ पर पहचान क्या। कार्विंग फॉर मदरलैंड यानी कि अपनी मातृभाषा के लिए कुछ विचारों को कलेक्ट करना, यानी कि अपनी मातृभाषा की, अपनी मदरलैंड की आ, और अपनी जन्मभूमि की याद करना। ठीक है, याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंट्रोडक्शन की।
तो अनीता देसाई is an Indian novelist and story writer, short story writer. She is known for the portrayal of the inner life of the characters. Inner life, जैसा कि इस नोवेल में जो इनर लाइफ दिखाई गई है, सर्कमस्टेंसेस और कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्लिक्ट जो प्रोड्यूस किया गया है वो सारी चीजें। शी इज डीपली कंसर्न विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जो मानवीय समस्याएं होती हैं जो इंसान झेलता है, जो सोशल प्रॉब्लम होती है जो वो फेस करते हैं इंटरनली, वे सारी चीजें आपको अनीता देसाई की नॉवेल्स में देखने के लिए मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू बिंदुलता चौधरी, ये एक क्रिटिक हैं, इंडियन क्रिटिक हैं, उन्होंने लिखा है शी हैज गिवन अ न्यू डायरेक्शन टू द नोवेल राइटिंग इन मॉडर्न इंडिया, कि अनीता देसाई ने मॉडर्न इंडिया में जो राइटिंग लिखा गया है उसमें एक नई दिशा और नई दशा प्रोवाइड की है। शी यूज्ड डिफरेंट टेक्निक्स, बात हो रही है देसाई की, तो उन्होंने बहुत सारी नई टेक्निक यूज की हैं अपनी स्टोरी को नरेट करने के लिए। शी हैज वॉन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, एंड विनफ्रेड हॉल्टी मेमोरियल प्राइज फॉर द वर्क फायर ऑन द माउंटेन, इस नोवेल के लिए। अब देखिए हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं इन्होंने कितने नोवेल्स के लिए और कौन कौन से जो प्राइज हैं वो प्राप्त किए हैं, तो चलिए देख लीजिए। 1978 में विनफ्रीड हॉल्ट बाई मेमोरियल प्राइज ये जीता है इन्होंने, फायर ऑन द माउंटेन नाम की जो बुक है इनकी। 1978 में साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी कि नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड जिसको बोला जाता है, ये लिया है इन्होंने फायर ऑन द माउंटेन पर। नेक्स्ट वन हमारे पास है 1980 पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए, और कौन सा है, क्लियर लाइट ऑफ द डे में। 1983 में गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज इसके लिए द ब्लेज बाई द सी, एन इंडियन फैमिली स्टोरी है ये। 1984 में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, किसके लिए, इन कस्टडी के लिए। 1993 में नीलगन प्राइज, 1999 में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए फास्टिंग फीस्टिंग के लिए, ठीक है ना। और 2000 में अल्बर्टो मॉर्विया प्राइज फॉर लिटरेचर इटली। नेक्स्ट वन बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 2003, और 2007 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, और 2014 में पद्म भूषण। तो इतने सारे अवार्ड्स के लिए इनको यानी कि मनोनीत भी किया गया, कुछ मिले थे और कुछ नहीं मिले भी थे। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हर प्रेजेंट नोवेल। हर प्रेजेंट नोवेल इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इट मिरर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों का जो जटिलतापन होता है, मतलब मानवीय संबंधों की जो जटिलता होती है वो उसको मिरर करती है, मतलब दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। देयर आर थ्री मेजर कैरेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, देव, अदिति, शारा। कुछ माइनर कैरेक्टर भी हैं जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस मिलर, और एक है इसकी जो यानी कि रूम शेयरिंग पार्टनर जिसका नाम है एमा, ठीक है। तो द नोवेल मैनली डील्स विद द प्रॉब्लम इन इमिग्रांट्स, ये यहाँ की मुख्य प्रॉब्लम है, एलिनेशन, लव हेट रिलेशनशिप एंड लेक ऑफ एडजस्टमेंट एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारी प्रॉब्लम है जो आपको याद रखनी है। इन द वर्ड्स ऑफ आइंगर ने लिखा है, इट इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि जो नोवेल है आपका, ये नोवेल क्या है, एक स्टोरी है मानवीय संबंधों की और जो कल्चरल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, उसकी कहानी है। अनीता देसाई मेक यूज ऑफ वेरियस टेक्निक्स सच एज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि विरोधाभासी कैरेक्टर्स। विरोधाभासी कैरेक्टर्स में आप ले लीजिए किसको, देव को और आदिति सेन को, जो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल डिफरेंट था। एंड यूज ऑफ हिंदी वर्ड्स, रिटोरिकल स्किल, स्लोगन्स, साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड पोइट्री। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एलिमेंट आपको इस नोवेल में देखने के लिए मिले थे, वो क्या थे, वो थे फैसिनेशन फॉर इंग्लैंड। फैसिनेशन फॉर इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के लिए जो चाहत थी, जो लगाव था वो। तो देव क्या है, देव एक बंगाली स्टूडेंट है, मतलब बंगाली लड़का है। He arrives in England to enter the famous London school to study higher education in economics. याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में हायर स्टडी करने के लिए ये इंग्लैंड आया है। He wanted to get higher education.
ही वांटेड टू गेट हायर एजुकेशन, वहां पर वो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। एट द वेरी बिगिनिंग ही स्टार्ट टू सीक द जॉब फॉर हिम, लेकिन जब शुरुआत होती है कहानी की तो वहां सेटल होने के लिए वो एक जॉब की सर्च भी करता है कि उसको जॉब मिल जाए। He analyzes his fascination for England in the very beginning of the novel, यानी वो इंग्लैंड के बारे में लिखता है। इन द वर्ड्स ऑफ अनीता देसाई, he is appreciative of the green and oranges of Kazan, the trees of Van Gogh and the muscular ballet girls and daggers and their एथर्नल ट्रुथ्स। कहने का मतलब है इंग्लैंड के जो दृश्य हैं वो उसको काफी ज्यादा लुभावने लगते हैं, इंग्लैंड उसको अच्छा लगता है। बट देव अराइव्स इन इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज, ही स्टे विद अदिति एंड सारा। वो अदिति सेन और सारा, अदिति और सारा दोनों कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ है। सारा ब्रिटिश गर्ल है जिसके साथ में आदित्य सेन ने वहीं पर इंग्लैंड में शादी कर ली थी, इसी के साथ में ये ठहरता है। नेवरथलेस ही हैज हाई प्रिजुडिस, यानी कि देव के मन में एक प्रिजुडिस है, काफी बड़ी प्रिजुडिस है। प्रिजुडिस मतलब पूर्व आग्रही है ये, अगेंस्ट इंग्लिश नोबरीज। आफ्टर अराइवल ही स्टार्ट्स टू सीक द जॉब फॉर हिम, जैसे कहानी स्टार्ट होती है उसके बाद में वो जॉब ढूंढना स्टार्ट करता है। एंड इनिशियली ही इज फ्रस्ट्रेटेड बट गेट्स द जॉब ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन बुक शॉप। उसको जॉब मिल जाती है किसकी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, काफी मशक्कत करने के बाद में। तो विनय कृपाल ने लिखा है कि इट इज नॉट मियरली फिजिकल जर्नी, यानी कि जो देव की जो जर्नी है ये फिजिकल जर्नी नहीं है कि वो इंग्लैंड गया हायर एजुकेशन के लिए और वहां पर उसने जॉब की, यानी ये एक शारीरिक और जर्नी नहीं है फ्रॉम वन लैंड टू अनदर, बट इट इन्वॉल्व्स सर्विंग ऑफ स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक टाइज विद हिज मदर कंट्री। मतलब स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक जर्नी इसको बता रहे हैं अपनी मदर कंट्री से दूसरी कंट्री को जाते हुए। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल वी फाइंड अदिति सेन एंड हिज इंग्लिश वाइफ सारा लिव्स वेरी हैप्पीली। ये दोनों लोग बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक इंग्लैंड में रह रहे हैं। ही सेटल्ड डाउन एट दिस एलियन शोर, यानी कि इस विदेशी भूमि पर वो बड़ी ही अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है। कौन, बात हो रही है विनय की यानी अदिति की। एंड ही इज द हीरो ऑफ दिस नोवेल। आदित्य सेन कौन है, इस कहानी का हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है, ध्यान रखिएगा। ही वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में इसका जन्म हुआ है। ही कम्स टू इंग्लैंड टू एंजॉय द फ्रीडम, ये यानी स्वतंत्रता से जीने के लिए इंग्लैंड में आता है और फाइनली वो सेट भी हो जाता है, उसको सारी चीजें वहां पर मिल भी जाती हैं। हियर ही फॉल्स इन लव विद इंग्लिश गर्ल सारा एंड गेट मैरिड। सारा से इसको प्यार होता है और ये लंदन में ही शादी कर लेते हैं। लंदन इज फैसिनेटिंग एंड कैप्टिवेटिंग फॉर हिम, यानी लंदन उसके लिए फैसिनेटिंग है, सुहावना है, आकर्षण का केंद्र है इसके लिए, ये उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग फॉर दिस प्लेस, वो कहता है आई लव इंग्लैंड, आई एडमायर इंग्लैंड, आई कैन अप्रिसिएट हर हिस्ट्री एंड पोइट्री एज मच एज मैनी इंग्लिशमैन। मतलब उसको इंग्लैंड से प्यार है और वो उसे उतना ही एक्सप्लोर कर सकता है, उसको उतना ही अप्रिसिएट कर सकता है जितना कि एक अंग्रेज जो वहां पे नेटिव कैंडिडेट है वो कर सकता है। मतलब जितना एक अंग्रेज उसे प्यार करता है इंग्लैंड को, उतना ही वो इंग्लैंड से प्यार करता है। Thus, अदिति सेन हैज ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ एंटायरली टू इंग्लैंड, यानी अदिति सेन कंप्लीटली सेटल हो चुका है, अडॉप्ट कर लिया उसने इंग्लैंड को और ऐसा लगता है इंग्लैंड ने उसको अडॉप्ट कर लिया हो। सो ही हैज फुली अडॉप्टेड द लाइफ स्टाइल ऑफ ब्रिटेन। क्लियर, आगे चलिएगा। अब हम कहानी में और क्या चीज और कौन सा एलिमेंट देखते हैं, तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन, ये जब होता है जब ये लोग रह लेते हैं इंग्लैंड में। एलिनेशन एंड नॉस्टैल्जिया मतलब अकेलापन और जो पुरानी चीजें हैं वो याद आना, पुराना समय याद आना, ठीक है। होम सिकनेस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन इज द अदर साइड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एंड अनसर्टेनिटी इन द नोवेल बाय बाय ब्लैकबर्ड। देव्स एलिनेशन मतलब हमारा जो कैरेक्टर है जो इंग्लैंड में आया है, देव का एलिनेशन एंड स्पिरिचुअल एगोनी आर ऑब्जेक्टिफाई इन हिज हेलिश एक्सपीरियंस इन लंदन एट द ट्यूब स्टेशन। मतलब देव की जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम देखते हैं
और ऐसा लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल एगोनी है, आध्यात्मिक तरीके से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है इस इंग्लैंड के हेलिस एक्सपीरियंस में। ही इज एन डिलेमा एज वेदर ही स्टे ऑन इन इंग्लैंड और रिटर्न टू इंडिया। हम देखते हैं कि क्या उसको इंग्लैंड में रहना चाहिए या उसको घर वापस चला जाना चाहिए। ये कहानी है शुरुआत की, जब वो इंग्लैंड में आया था। ठीक है, तो नोवेलिस्ट एक्सप्लेन हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इन दिस ग्रोविंग अनसर्टेनिटी ही फील्स द डिविजन्स इनसाइड हिम डिवाइडेड फर्दर एंड देन डिवाइडेड वन मोर। यानी कि बार बार उसको ये डिसाइड करने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है कि क्या उसको इंग्लैंड में रहना चाहिए या इंग्लैंड से छोड़कर घर वापस चला जाना चाहिए। इट मेक्स हिम नॉस्टैल्जिक फॉर इंडिया, और यही चीज उसको वापस इंडिया की याद दिलाता है। इंडिया इज द प्लेस फॉर हिम फुल ऑफ फैमिलियर फेसेस। इंडिया वो जगह है जहां पर उसने यानी लोगों को देखा है, वहां की आवाजें सुनी है, वहां की हर चीज को स्मेल किया है। इवन देन ही इज अ बॉर्न पर्सन ऑफ इंडिया। तो फॉर हिम लंदन इज द थिकली पॉपुलेटेड प्लेस। यहाँ पर वो लंदन को एक ऐसा कंट्री बताता है, ऐसा प्लेस बताता है जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वो सोचता है उत्तरली साइलेंट डिजर्टेड अ कोल्ड वेस्टलैंड ऑफ ब्रिक एंड टाइल। इंग्लैंड के बारे में उसका उत्तरांश है, ये आप याद रखिएगा। देसाई सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देसाई की सपोर्ट में एक क्रिटिक है जिनका नाम है R.S. शर्मा। उन्होंने लिखा है कि राइट्स एल्स, उनकी कमेंट है, द टेंशन बिटवीन द लोकल एंड द इमिग्रांट blackbird involves issues of alienation and accommodation that the immigrant has to confront in an alien and yet familiar world। इसको आप याद रखिए, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। बात हो रही है अदिति की। इवन अदिति डज नॉट एस्केप फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। हालांकि अदिति सेन ऑलरेडी सेटल हो चुका है, इंग्लैंड का पूरा एटमोस्फियर, पूरी जो लाइफ स्टाइल है अदिति ने वो कंप्लीटली अडॉप्ट भी कर लिया, बट फिर भी वो इस एलिनेशन से बचा नहीं है, इस अकेलेपन से वो अछूता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो आगे बताएंगे। इवन अदिति डज नॉट एस्केप फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एंड नॉस्टैल्जिया। आदित्य नॉस्टैल्जिया इज कॉज्ड बाय हिज विजिट ऑफ इन लॉस। जब वो अपने ससुराल में जाता है तब उसको ये जो नॉस्टैल्जिया है, मतलब जो यादें हैं अपनी होम कंट्री की, वो सताती हैं। इट इज आल्सो इंटेंसिफाइड बाय द अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक ऑफ द इंडो पाक वॉर। जब इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो जाता है तो भी उसको इंडिया की याद आती है। ग्रेजुअली हिज नॉस्टैल्जिया टेक्स अ ड्रीडफुल टर्न, और यही रीजन है कि धीरे धीरे उसका जो नॉस्टैल्जिया है, होम सिकनेस है, वो बढ़ता जाता है। इट मेक्स हिम इल एंड सफोकेटेड इन इंग्लिश सराउंडिंग। और अब वो इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लिश सोसाइटी में जहां पर वो रह रहा है, वहां पर उसको दम घुटता हुआ महसूस होता है। ही गेट्स विजन्स एज वन हु इज अ साइकिक केस। उसको इस तरीके की विजन्स नजर आते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, मन में भ्रम सा होता है जैसे कि कोई साइको कैंडिडेट होता है, उसको मनोविकार होता है, मानसिक बीमारी होती है, इस तरीके से वो फील करता है। इज लॉस्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडिया। इंडिया की यादों में खो जाता है। ही कार्व्स फॉर द इंडियन टुलाइट। यानी कि जो शाम होती है भारत में, जिस तरीके की शाम उसने देखी थी, उस तरीके के दृश्यों को वो कार्व करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई बच्चा हो, वो सोचता है कि इंडिया के सनसेट को देखे, यहाँ पर गुलाब के फूल हों, ऑरेंज को देखे, पिंक एंड लेमन कलर्स इन द स्काई इट सी। यानी बहुत सारी चीजें जो रात के समय इंडियन टुलाइट में होती हैं, वो उसको देखने की इच्छा होती है। ही बिकम्स सो होम सिक दैट ही विजुअलाइज द इंडियन रिवर। उसको इतनी ज्यादा याद आती है अपनी मदरलैंड की कि वो इंडियन रिवर्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करता है, मन में सोचता है कि इंडियन रिवर्स कैसी लग रही होंगी। He also desired to see the bullock carts, a monkey वाला, and a marriage procession of India। बहुत, यानी इंडिया के पूरे रिचुअल्स, जितनी भी इंडिया में जो चीजें वो देखी थी उसने, वो सारी चीजें उसको वहां पर फील होती हैं। He declared to his wife, अपनी वाइफ से कहता है, I can't live here anymore। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। Our lives here have been so unreal। अब मैं इंग्लैंड में नहीं रह सकता, यहाँ पर जो हमारी जिंदगी है वो वास्तविक नहीं रही, अनरियल लाइफ हमारी यहाँ पर हो गई है।
तो इन द केस ऑफ सारा, अब हम बात करें केस यानी सारा की। देखिए अदिति सेन तो इंडिया का है, इसलिए उसको ये सारी चिंताएं सता रही हैं कि वो यहाँ पे एलिनेशन फील कर रहा है, अलगाव फील कर रहा है, अकेलापन उसको लग रहा है। बट व्हाट अबाउट सारा? सारा तो ब्रिटिशर है, यानी वो तो इंग्लैंड की ही है और वो अपने देश में ही है, तो क्या वो भी यही सब कुछ फील करती है? ऑफ कोर्स वो भी एलिनेशन का शिकार है। उसका रीजन क्या है वो अब आगे देखिएगा। तो इन द केस ऑफ सारा, सी फील्स अपरूटेड, वो भी ऐसा ही फील करती है जैसे उसके हस्बैंड फील कर रहे हैं। क्यों? शी इज अपरूटेड फ्रॉम ऑन कल्चर, वो अपने ही कल्चर से अलग थलग हो गई है बिकॉज ऑफ हर मैरिज विद इंडियन इमिग्रेंट, क्योंकि उसने भारतीय आदमी से शादी की है। अब देखिए क्यों भारतीय से शादी करने से वो क्यों इस तरीके की चीजें फील कर रही है। बेसिकली शी इज अ ग्रेट लवर ऑफ इंडिया। शी केम टू नो अबाउट इंडियन लाइफ फ्रॉम द ग्लिम्पस ऑफ पिक्चर ऑन द स्टाम्प्स, यानी जो चीजें लिखित में थी उन सारी चीजों के माध्यम से उसने इंडिया के बारे में देखा, इंडिया के कल्चर के बारे में देखा, लेकिन फिर भी वो अपने कल्चर से अलग थलग दिखाई दे रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसने एक इमिग्रेंट से, इंडियन इमिग्रेंट से शादी की है। एमा, एमा इज हर को शेयरर। बोथ सारा एंड एमा आर फाउंड ऑफ टैगोर्स पोएट्री, यानी कि सारा और एमा दोनों ही ऐसी लड़कियां हैं जो टैगोर की पोइट्री को, यानी ये हमारा एक बहुत ही माइनर कैरेक्टर है इसमें, ये दोनों ही टैगोर की पोइट्री को पसंद करती हैं। हिमालयन फ्लावर्स को पसंद करती हैं, हेलेना पैटर्न्स ऑन द palms एंड ऑन लेडीज, फूड आइटम्स, म्यूजिक ऑफ बिस्मिल्लाह खान एंड रवि शंकर, यानी जो इंडियन कल्चरल चीजें हैं वो सारी चीजें ये लोग लाइक करते हैं। कौन? एमा और आपकी सारा। तो इन दिस वे सारा इज वेरी क्लोज टू इंडिया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सारा को इंडिया से काफी लगाव है। भले ही उसने इंडिया अभी तक नहीं देखी बट वो इंडिया को देखना चाहती है। ठीक है। नेवरथलेस शी पुट्स अवे ऑल हर विशेस, शी फील्स हर फेस ओनली अ मास्क एंड हर बॉडी ओनली अ कस्टम, हर ओन पीपल लाइक मिसेज मिलर। मिसेज मिलर एक ब्रिटिश, यानी मिसेज जो मिलर है वो मिस्टर मिलर की वाइफ है, ये कभी कभी उसको इंसल्ट कर देती हैं और बोलती हैं व्हाट अबाउट यू मिसेज सेन। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये मिसेज सेन बन चुकी है, यानी कि इसने अदिति सेन से शादी कर ली। तो कहती है व्हाट अबाउट यू मिसेज सेन, हैव यू नो इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली और डू यू थिंक इट वाइजर नॉट इन व्यू ऑफ ईटीसी। तो ऐसा लगता है कि इसने इंडियन से शादी कर ली है, इस वजह से लोग इसको चिढ़ा रहे हैं। So these all the things haunted her a lot. Thus she is culturally alienated and her marriage with a vogue. Vogue basically Indians को कहा गया है यहाँ पर, जो अंग्रेज इसको बोलते हैं, oblige her to keep to the loneliness path. अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो भले ही ब्रिटिशर है, ब्रिटिश में रह रही है, लेकिन फिर भी वो अपने कल्चर से डिफरेंट हो गई है, क्योंकि उसने एक इमिग्रेंट जो कि इंडिया का है उससे शादी किया। उसके कल्चर के लोग भी ये सोचते हैं कि इंडिया, इंग्लैंड में क्या ब्रिटिशर्स की कमी थी जो इसने एक इमिग्रेंट से शादी की है। इसके कारण इसके जो लोग हैं वो इससे एक तरीके से अलग थलग महसूस करती है अपने लोगों से ये। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, अब सबको अपनी अपनी पहचान की पड़ी रहती है इसमें कि इनकी अपनी क्या पहचान है, कुछ है भी या नहीं। तो ऑल द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स आर नॉट सेंसिटिव बट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, ठीक है ना, अंतर्मुखी और बाहरमुखी तो जानते होंगे। इंट्रोवर्ट, देव हैंग्स विद अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, देव के पास भी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। His problem start from the sort of treatment which Indian immigrants get from the English people. अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंडियन लोगों के साथ में जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, वो कैसा बिहेव करते हैं। तो उनका जो प्रिजुडिस है इंडियंस के बारे में वो ऐसा है कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडिया के जो लोग हैं वो भी गरीब हैं और अपने आप से वो हमेशा इंडियंस को इंफीरियर समझते हैं। तो यही ट्रीटमेंट देव को काफी परेशान करता है शुरुआत में। देव इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एगिशंस, ही फील्स डिवाइडेड विद इन, उसको लगता है कि यहाँ पर हम लोग बटे हुए हैं, हमारे बीच बहुत सारा भेदभाव है। बिकॉज इंडियन पीपल ट्रीट हिम वेरी बैडली,
जो इंग्लिश लोग हैं वो उसको काफी बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। ही बिकम अ विक्टिम ऑफ इंसल्ट एंड अब्यूज एट द हैंड्स ऑफ इंग्लिश पीपल एंड इंडियन इमिग्रांट्स आर इवन नॉट अलाउड टू यूज अ लेबोरेटरी। मतलब जो वॉशरूम होते हैं इंग्लिश लोगों के, लेबोरेटरी यानी कि जो लेटरिन होती हैं वो भी वो यूज नहीं कर पाते। वहां पर अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। द लंदन डॉक्स हैव 3 काइंड्स ऑफ लेबोरेटरी। लेडीज अलग हैं, जेंट्स अलग हैं, और जो कॉमन है जो इमिग्रांट्स के लिए है, एशियन इमिग्रांट्स के लिए, वो एशियाटिक है। क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ही वॉन्ट्स टू रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया जाना चाहता है देव। ही कैन नेवर बियर टू बी अनवांटेड, क्योंकि शुरुआत में वो ये सोचता है कि वो कभी भी ऐसा फील नहीं करना चाहता कि वो एक अनवांटेड है यहाँ पर, जो बगैर उनकी इच्छा के यहाँ पर रह रहा है। एक पेडलर, जो यानी कि फेरी लगाने वाले लोग होते हैं, सामान बेचने वाले लोग होते हैं, वो जब कुछ सामान बेच रहा होता है और देव उससे पूछता है हाउ मच इट कॉस्ट, तो वो क्या कहता है? Once a peddler refused to tell Dev the price of Russian icon because he considered Dev too poor and Indian to purchase it। यानी कि पेडलर भी इंडियंस के बारे में ये सोचता है कि इंडियन लोग तो बहुत गरीब होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है that peddler thinks that India is known for its poverty, कि इंडिया तो गरीबी के लिए जानी जाती है। तो गरीब होगा ये लड़का जो पूछ रहा है। Their typical and narrow-mindedness towards Indian immigrants is very sharp। ये जो उनके दृष्टिकोण थे इंडियन इमिग्रेंट्स के बारे में वो काफी कड़वे थे। सुमित्रा कुरकेटी ने कहा है कि देव की जो सिचुएशन है वो कैसी थी? वेर एवर ही गोज, जहां कहीं भी वो जाता है, ही बिकम्स अ विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो रेस होती है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, या अफ्रीकन है, इस तरीके की जो प्रजाति होती है उससे डिस्क्रिमिनेशन का ये शिकार हो जाता है। एंड अपार्थाइड एंड इज कॉन्स्टेंटली रिगार्डेड एज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन एंड इंट्रूडियर। मतलब जो किसी देश में घुस आते हैं, घुसपैठिए, उस तरीके से यहाँ पर इसको हर जगह पर देखा जा रहा है। एक सेकंड ग्रेड सिटीजन लोग इसको अंडरस्टूड करते हैं। किसने कहा है? सुमित्रा कुरकेटी ने कहा है। ठीक, इसके बारे में कहा है, देव की सिचुएशन के बारे में कहा है। आगे बढ़ते हैं। तो देव हेट्स द लेबल इंडियन इमिग्रेंट। अब देव नहीं चाहता कि कोई उसको ये कहे कि वो इंडियन इमिग्रेंट है। ठीक, he feels like a stranger in England, yet Dev is a skeptic and realistic about everyone who believes in oriented wisdom। When therefore he was called Wog, उसको जब white बॉयज के द्वारा यानी इंग्लिश बॉयज के द्वारा वॉग कहा जाता है, तो वो अपने आप को वॉग न कह के एड्रेस कराता है कि आई एम पाजी। क्या कहता है? पाजी। तो वाइल अबाउट देव, देव के बारे में आगे कहानी होती है। देव यानी कि देव के बारे में आर के धवन ने लिखा है, he also thinks that there is a slow development। यानी देव के बारे में आर के धवन लिख रहे हैं कि देव को लगता है कि इंडिया में जो है वो स्लो डेवलपमेंट है एंड मेक यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ द इंडियन मेंटेलिटी एज प्रोविंशियल एंड नैरो। यानी कि जो लोग कह रहे हैं उनको लगता है कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। सो दे फील एलियंटेड इन द बिगिनिंग बट एट द एंड ऑफ द नोवेल ही इज वेरी हैप्पी। जब नोवेल का एंड होता है तो वो काफी खुश होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस अदिति फील नॉस्टैल्जिक फॉर इंडिया। यहाँ पर हमने देखा कि देव शुरुआत में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अदिति सेन काफी खुश था, वहीं पर देव लास्ट में काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। अदिति सेन और अदिति की जो पत्नी है सारा, वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, एलियंटेड फील करती हैं। ठीक, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल देव इज इन कंफ्यूजन। शुरुआत में जो देव है वो कंफ्यूजन में होता है बिटवीन एदर टू स्टे और रिटर्न हिज होमलैंड, कि या तो उसको यहाँ रुकना चाहिए या उसको अपने घर चला जाना चाहिए। ही रिवील्स हिज प्रेजुडिसेस फॉर द फॉरेन लैंड। वो अपनी जो पूर्व आग्रह है, जो पूर्व सोच है इंग्लैंड के बारे में, वो यहाँ पर एक्सप्रेस करता है शुरुआत में। ही थिंक्स दैट ही इज लॉसिंग हिज रियल आइडेंटिटी।
वो शुरुआत में सोचता है कि वो अपनी वास्तविक आइडेंटिटी है उसको खो रहा है। और अदिति अंडरस्टूड वेल द लाइन ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन दीज टू कल्चर। और शुरुआत में अदिति हमें कैसा दिखाई देता है कि वो इन दोनों चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुका है, जिसके कारण उसने जो ब्रिटेन का कल्चर है उसे अडॉप्ट कर लिया है। ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कल्चर में उसने डिफरेंस करके देख लिया और दोनों चीजों को अडॉप्ट कर लिया है। वंस अपॉन अ टाइम ही हैज अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर इंग्लैंड बट द सेम फीलिंग इज नाउ सफोकेटिंग हिम। एक समय ऐसा था जब अदिति को ये सारी चीजें बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी इंग्लैंड की, लेकिन अब वहां पर उसको सफोकेटिंग हो रही है। तो एट क्रिस्टाइन क्रिस्टाइन लॉन्ग फीट्स बैटिंग, ये एक और करेक्टर है जहाँ पे ये सभी साइड यानी माइनर करेक्टर, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसकी शादी में ये सारे सिम्टम्स इसको काफी क्लियरली इसके जो नर्व सिस्टम है वो दिखाई देते हैं कि क्या क्या हो रहा है उसके मन में। इट कैन बी सीन, ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं से लाइन आ जाए तो आप पूछ लेंगे। ठीक है। अ क्वेश्चन टॉर्मेंट हिम, हु इज ही एंड वेयर इज ही। माइंड में हमेशा ये चलता है कि वो कौन है और वो कहां से आया है, कहां पर है वो। ही वांट्स नो लॉन्गर टू बी सीन अंडर लेवल वॉक। अब वो अपने आप को वॉक, जो कि इंग्लैंड के लोग उनको बुलाते थे, और एशियाटिक यानी कि एशियाई लोग, इस लेवल के अंतर्गत वो रहना नहीं चाहता। इंडियन इमिग्रेंट, ये भी नहीं चाहता कि लोग उसको इंडियन इमिग्रेंट कहें। ही कार्व फॉर हिज आइडेंटिटी, अब वो अपनी पहचान के लिए कुछ करना चाहता है। ही फील्स एलियनेशन, यानी कि एकांतपन उसको महसूस होता है। ही फील्स दैट ही इज लूजिंग हिज रियल आइडेंटिटी। किसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, अदिति की बात हो रही है। उसको लग रहा है लास्ट में कि वो अपनी वास्तविक आइडेंटिटी खो रहा है। सेम अपोजिशन में चल रही है गाड़ी, जैसा देव शुरुआत में सोच रहा था, ये एंड में सोच रहा है। ही वांट्स टू रिटर्न टू द मदर बॉम्ब, यानी कि वो फिर से अपनी देश के लिए वापस जाना चाहता है। हिज नॉस्टैल्जिया एक्वायर्स अ ड्रीडफुल डिमेंशंस एंड इलनेस, और उसका जो नॉस्टैल्जिया है यानी जो पुरानी चीजें उसको याद आ रही हैं, उससे उसे काफी तकलीफ हो रही है और उसको बुखार भी आ गया है। ही फेड अप विद द लाइफ इन इंग्लैंड, अब अंग्रेजी लाइफ जीते जीते वो काफी परेशान हो गया है। अल्टीमेटली ही डिसाइड टू रिटर्न इंडिया विद हिज वाइफ सारा, और अंततः उसने क्या किया, अपनी वाइफ के साथ में वापस लौटने का निर्णय ले लेता है कि अब उसको इंडिया जाना है। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे सारा के बारे में। जैसा देव महसूस करता है, सेम सारा महसूस करती है। लाइक दैट सारा टू इज एन सर्च ऑफ आइडेंटिटी। शी इज अ शी इज पोर्ट्रेट एज अ ट्रेडिशनल वाइफ, एक ट्रेडिशनल वाइफ के तरीके से यहाँ पर उसको पोर्ट्रेट किया गया है। हर सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, देखिए सारा की जो कंडीशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। उसका रीजन क्या है कि वे लोग तो फॉरेन में है, इस वजह से एलियनेटेड फील कर रहे हैं। सारा तो अपनी कंट्री में है, फिर भी वो लोगों से अलग थलग महसूस करती है। उसका सेम रीजन है कि उसने कस्टम को ब्रेक किया है। जहां उसे एक ब्रिटिश कैंडिडेट से शादी करनी चाहिए थी, वहां उसने एक फॉरेन इंडियन इमिग्रेंट से शादी की, अपने कल्चर को ब्रेक कर दिया। तो उसके जो कल्चर थे यानी उसके जो कल्चरल कैंडिडेट थे वो भी उसको अलग समझते हैं। वो अपने आप को अपने कल्चर से एकदम डिराइव समझती है। दैट इज वाई उसकी जो कंडीशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। शी कैन नॉट डिसाइड हर रियल आइडेंटिटी, कि आखिर वो है क्या। देयर आर न्यूमरस एडजस्टमेंट ऑफ सारा इन द नोवेल, यानी सारा के लिए काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है उसको। शी हेट्स इंग्लिश पीपल्स, अब देखिएगा बेसिकली वो इंग्लिश यानी बेसिकली वो खुद इंग्लिश गर्ल है, बट शी हेट्स इंग्लिश पीपल्स लव ऑफ प्राइवेसी एंड नैरो माइंडनेस। उनका जो नैरो माइंडनेस है उसके बारे में, उसके हस्बैंड के बारे में, उससे वो घृणा करती है। सारा की पोजीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है इन अ सेंस ऑल इमिग्रेंट्स वाइफ, यानी कि उसको जितनी भी इमिग्रेंट वाइफ्स होती हैं उसके तौर पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। पाठक ने लिखा है, ये जो है ये पाठक ने ऑब्जर्व किया है। शी थिंक्स हर सेल्फ एज पपेट, वो अपने आप को एक कठपुतली के तरीके से सोचती है। इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश मैन, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अदिति सोचता है। ठीक है। तो सारा इज फुली डिवोटेड टू हर हस्बैंड, हमने जब देखा कि सारा कंप्लीटली अपने हस्बैंड से प्यार करती है, अपने हस्बैंड के प्रति पूरा डिवोशन है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी ऑन हर हस्बैंड से डिमांड दो शी हैज प्रॉब्लम इन फूड्स, वो अपने हस्बैंड की डिमांड में खाना बनाती है और
साड़ी पहनती है जहां उसको एक इंग्लिश गर्ल के तरीके से रहना पसंद है, मतलब एडजस्ट कर रही है। शी प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर हर हस्बैंड, खाना भी अपने आप बनाती है। हाउएवर हर हस्बैंड ओनली थिंक अबाउट हर, शी इज लाइक अ बंगाली गर्ल। उसका हस्बैंड उसकी तारीफ करता है कि तुम तो एक बंगाली लड़की की तरीके से हो। बंगाली वुमेन आर लाइक दैट, क्योंकि जो बंगाली महिलाएं होती हैं वो तुम्हारे जैसी होती हैं। आगे समझिए। तो हर मैरिज इज सक्सेसफुल, यानी कि सारा और अदिति सेन की जो शादी है वो काफी सक्सेसफुल है। बट शी लिव्स अ डिस्टर्ब्ड लाइफ बाय हर कॉन्टेक्ट विद अदित, लेकिन आदित्य के साथ उसका जो कांटेक्ट है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, उसके कारण वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। शी इज फेड अप विद दिस अनहैप्पी लाइफ, अब इस अनहैप्पी सिचुएशन से वो काफी ऊब चुकी है। शी अवॉइड आंसरिंग द पर्सनल क्वेश्चंस फ्रॉम हर नाइबरहुड, जितने भी पड़ोसी उससे क्वेश्चन करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को उसने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। शी लॉस्ट द हार्मनी ऑफ हर लाइफ, जो जीवन में मधुरता है उस मधुरता को वो खो चुकी है। शी कैन नॉट ज्वाइन इंग्लिश ग्रुप इन कन्वर्सेशन जोक्स एंड लाफ्टर, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सोसाइटी से हटके किसी दूसरी सोसाइटी को ज्वाइन करता है तो ऐसा ही होता है कि वो अपने ग्रुप को फिर बड़ी मुश्किल से ज्वाइन कर पाता है। ऐसा सेम हो रहा है किसके साथ में, सारा के साथ में, क्योंकि उसने इंग्लिश मैन के साथ शादी न करके एक इंडियन इमिग्रेंट से शादी की है। हर रिचुअल्स एंड बिलीफ्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि वो अब एक इंडियन इमिग्रेंट वाइफ है तो उसके जो रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, बिलीफ्स हैं, वो भी अलग होंगे उन लोगों से। तो एज अ रिजल्ट शी रिमेन्स एज एन एलियन इन देयर वर्ल्ड, और यही रीजन है कि वो अपने ही समाज में एक एलियन के तरीके से हो गई है। जहां पर वो पैदा हुई थी उन्हीं के बीच में वो एक एलियन के तरीके से हो गई है। सो समटाइम्स शी फेल्ट असेम्ड ऑफ हर हस्बैंड, कभी कभी तो उसको अपने हस्बैंड के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। एंड समटाइम्स शी फेल्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग टॉर्चर, और कभी कभी उसको यह डर लगता है कि अपने हस्बैंड के कारण उसको लोग टॉर्चर न करें। शी इज ऑलवेज रेडी टू केयर हर हस्बैंड बट देयर इज स्टिल सम लेक ऑफ लिवलीनेस बिटवीन देम, यानी कि वो अपने हस्बैंड का तो ख्याल रखती है लेकिन फिर भी उनके अंदर जो लिवलीनेस है, मतलब ऐसा जब लोग जिंदा होते हैं ऐसा महसूस नहीं होता कि वो जिंदा है। क्यों? सारी चीजें तो अस्त व्यस्त हैं, सुकून नहीं है, लोग उसको अलग नजरिए से, अलग रवैये से देख रहे हैं। शी हैज टू फेस मैनी टॉन्ट्स, काफी सारी दिक्कतें उसको झेलनी पड़ती हैं अपने कलीग्स की, अपने जो नेबर्स हैं उनकी। शी हैज ब्रोकन द सोशल कोड बाई मैरिंग अ ब्राउन एशियन, मतलब एक ब्राउन एशियन यानी कि ब्लैक बर्ड के साथ में उसने शादी की है, तो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उन्होंने ब्रेक किए हैं। शी फेल्ट अनसर्टेन इन हर ओन सोसाइटी, अपनी ही सोसाइटी में एक अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी फील करती है। आदित्य टू नोटिस इन सारा इन एंगस लोनलीनेस, अब उसका हस्बैंड जो उसे हर दिन देखता है वो भी उसके अंदर ये सारी चीजें फील कर रहा है कि बीवी परेशान है। दैट इज वाई शी ट्राई टू कीप हर सेल्फ अवे फ्रॉम इंग्लिश पीपल, इसी वजह से वो क्या करती है, अपने आप को अंग्रेजी लोगों से दूर रखती है कि कहीं लोग उसको डिस्टर्ब न कर दें, उस पर कोई टॉन्ट नहीं मारे। शी डज नॉट नो वेयर शी बिलोंग्स, अब तो उसे ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ से संबंधित है, इंग्लैंड से या इंडिया से या किसी फॉरेनर कंट्री से। शी फील्स अपरूटेड, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उखड़ चुकी है। इनफैक्ट शी इज कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड्स, शी बिलोंग टू नन, उसे ऐसा लगता है कि वो दो दुनियाओं को जी रही है लेकिन उसका दोनों दुनियाओं में से किसी भी दुनिया से कोई संबंध नहीं रहा। ठीक है। शी वॉन्डर्ड वेयर वाज सारा, यानी अपने आप से सोच रही है वेयर वाज सारा। शी वॉन्डर्ड इफ सारा हैड एनी एग्जिस्टेंस एट ऑल, क्या सारा का कहीं कोई अस्तित्व है। देसाई ने ये चीज लिखी है, यानी अनीता देसाई ने। दस अबाउट हर आइडेंटिटी क्राइसिस इन इंग्लैंड, एक क्रिटिक है जिनका नाम है जसवीर जैन, उन्होंने ये लिखा है सारा के बारे में। शी वरीज एंड वॉन्डर्स अबाउट हर आइडेंटिटी एंड टू साइड्स ऑफ हर कैरेक्टर्स, the two roles do not seem to match or meet. Both Mrs. Shen and the head secretary were frauds, यानी कि ये दोनों जो कैरेक्टर हैं उसको ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर्स है भी या नहीं, यानी अपने आप में वो सोचती है ऐसा। शी इज अ पैथेटिक फिगर, यानी काफी पैथेटिक फिगर है। शी एक्सेप्ट टू रिमेन आउटसाइडर इन हर ओन लैंड, अपनी ही जमीन पर, अपनी ही मातृभूमि में
वो एक आउटसाइडर बन के रह गई है। शी हैज चूजन हर एलिनेशन डेलिबरेटली बाई मैरिंग अ फॉरनर। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि इसने एक एलियन यानी कि एक फॉरनर से शादी कर ली है। शी इज लाइक अ स्टोइक कैरेक्टर विद जेंटलनेस एंड सबमिसिव नेचर। शी रिप्रेजेंट ऑल इमिग्रेंट्स वाइफ। जितनी भी इमिग्रेंट्स वाइफ होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। हु हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। जिन महिलाओं की फॉरेनर में यानी फॉरेन कंट्री में अपनी जो परेशानी होती है उनको एडजस्ट करती हुई वो दिखाई देती है। मैनी क्रिटिक्स कंसीडर दैट हर प्रॉब्लम इज रूटेड इन हर क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर मैरिज का मतलब अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चरल कैंडिडेट से शादी करना उसकी समस्याओं का रीजन है। Why she only suffers the pathos of an alienated girl? She cannot decide her real world. Really, she longs for her real identity. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो जो है सारा, वो भी अपनी पहचान चाहती है कि आखिर वो है कौन। तो कंक्लूजन इस कहानी का हम ये करते हैं कि बोथ देव एंड सारा आर इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी। दोनों ही अपनी अपनी पहचान के लिए और स्ट्रगल कर रहे हैं। देव इज स्ट्रेंजर इन एन एलियन लैंड, यानी कि जो देव है वो इंग्लैंड में एक स्ट्रेंजर के तौर पे है। लेकिन सारा की बात करें तो वो अपने ही नेटिव लैंड पे, अपनी ही मातृभूमि में वनवास काट रही है। एंड फैसिनेटिंग फॉर इंडिया इज आल्सो पोर्ट्रेट बाय अनीता देसाई। आदित्य फील्स नन बिलोंगिंग टू इंग्लैंड, यानी कि आदित्य जो है अब इंग्लैंड से बिलोंगिंग नहीं दिखाई देता। द सेम फीलिंग वाज फेल्ट बाय देव। ऐसी ही फीलिंग सेम देव शुरुआत में था तब फील करता था। ठीक है, इन अर्ली पार्ट ऑफ द नोवेल आदित्य हैज मच इमोशन फॉर हिज मदरलैंड, यानी कि आदित्य जो है वो अपनी मदरलैंड के लिए काफी इमोशन रखता है, अपनी मातृभूमि के लिए। जब नोवेल का एंड होने वाला होता है, लेटर पार्ट ऑफ द नोवेल, एट द एंड ऑफ द नोवेल द एट द एंड ऑफ द नोवेल ही रिजेक्ट द वेस्टर्न कल्चर। शुरुआत में उसने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया था, लेकिन लास्ट में वो वेस्टर्न कल्चर को छोड़ देता है, वेस्टर्न सोसाइटी को छोड़ देता है। आदित्य वांट टू एस्केप फ्रॉम द अनरियल एंड आर्टिफिशियल लाइफ। बंसीवाली इंग्लैंड की लाइफ को वो छोड़ना चाहता है। विच ही इज लीडिंग, जो अभी वो जी रहा है। द इंडो पाक वॉर, यानी कि इंडिया पाकिस्तान जो वार है, इज द लास्ट स्ट्रोक ऑफ फाइनलाइज हर डिसीजन। इंडिया पाकिस्तान का जो बैटल था उसके कारण उसका ये जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा जल्दी और स्ट्रांग हो जाता है। टू रिटर्न हिज ऑन लैंड, देयरफॉर आदित्य विद हिज वाइफ सारा लीव्स इंग्लैंड एंड गोज टू इंडिया। हमारा जो फाइनल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? आदित्य अपनी वाइफ सारा के साथ में इंडिया आ जाता है। इफ टॉक अबाउट देव, तो देव इज एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बाहरमुखी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी तो आप लोग जानते ही हैं। तो देव क्या एक बहिर्मुखी है, सारा एक इंट्रोवर्ट है जो किसी को कुछ बताती नहीं, अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो बोथ देव एंड सारा आर कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन विच लीड्स देम इनटू इंटेंस सफरिंग। दोनों चीजें जो हैं वो दोनों को ही परेशान करती हैं, देव और सारा को। तो फाइनल ये होता है कि अदिति और सारा अपने, यानी अदिति अपने हस्बैंड, अदिति अपनी वाइफ सारा के साथ में इंडिया लौट जाता है, और देव जो इंग्लैंड से कभी हेट करता था उसे इंग्लैंड से प्यार हो जाता है और वो वहीं पे सेटल हो जाता है। अदिति और सारा देव को रहने के लिए जगह दिला देते हैं, और देव को जॉब तो ऑलरेडी मिली गई थी। तो इस तरीके से हमारा ये नोवेल खत्म हो जाता है। नोवेल का कोई प्लॉट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट जो भी था मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। जितने भी माइनर कैरेक्टर्स थे वो भी बता दिए, जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।